हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक्स में, और मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि क्यों हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और रियल एस्टेट में नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ माय ओपिनियन, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। यू डू योर ओन रिसर्च एंड बेस्ड ऑन दैट टेक योर डिसीजन कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक में। बट किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। वो प्रोज एंड कॉन्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर हम जानेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट के हैं, वो चाहे स्टॉक्स के हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो ये मैं वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो एक जगह हम जस्ट अ सेक, तो एक जगह हम रियल एस्टेट कर देते हैं, इसको हम आरई कह देते हैं, राइट, और एक जगह हम स्टॉक्स कह देते हैं। तो सबसे पहले तो हम रियल एस्टेट का कॉन, विच मीन्स नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट का जो नेगेटिव एस्पेक्ट वो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है, विच मीन्स कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप फटाफट अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा नहीं निकाल सकते। आपको टाइम लगेगा, आपको ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, आपको कमीशन देना पड़ेगा, 1%, 1.5%, आधा परसेंट जो भी है, और फिर उसके बाद उसमें भी जो आपको प्राइस आप मांग रहे हैं वो प्राइस मिलते मिलते हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए। और रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ कि वो 3 साल से उन्होंने एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है सेल करने के लिए, बट वो बेच नहीं पा रहे क्योंकि उनको वो प्राइस नहीं मिल पा रहा। तो रियल एस्टेट के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है लिक्विड। तो स्टॉक के साथ अगर मैं बात करूं, लिक्विडिटी है, राइट। अगर आपको स्टॉक बेचोगे तो 2 दिन के अंदर जो पैसा है वो आ जाएगा। सो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है और स्टॉक्स में है। दूसरा एस्पेक्ट जो रियल एस्टेट का रहता है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अगर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें, वो 8 to 10% के आसपास है। 8 to 10% कैसे कह रहा हूँ कि स्टैम्प ड्यूटी हो गई, राइट, फिर ब्रोकर की कमीशन हो गई, ये सब मिलाते मिलाते 8 to 10% के आसपास बैठ जाता है, राइट। और अगर आप, और थोड़ा सा कम हो जाता है कि अगर लेट्स से आप वुमेन के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे 6 से 8% के आसपास हो, बट जनरल केसेस में ये 8 to 10% तक पहुँच जाता है। स्टॉक्स के केस में आपको पता है कि ब्रोकरेज जो है वो बहुत लेस है, कई केसेस में 0.25% है डिलीवरी रेट, कई बड़े जो हैं वहाँ पे 0.5% है। तो इस तरीके से है, तो ब्रोकरेज कम है। और दूसरी चीज़ जो क्या कहते हैं रियल एस्टेट में, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये तो हो गया अगर मैं देखूं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स, राइट, चाहे रियल एस्टेट का है, बट वही पॉजिटिव बनता है स्टॉक्स का। अब हम रियल एस्टेट का एक पॉजिटिव देख लेते हैं। रियल एस्टेट का पॉजिटिव क्या है कि वोलेटिलिटी नहीं है इसमें। वोलेटिलिटी मतलब आपने एक चीज़ खरीदी लेट्स से 2 करोड़ रुपए की, तो अब रोज आपको कोई प्राइस तो बताने आ नहीं रहा, आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है। शेयर मार्केट में वो चीज़ अच्छी भी है, वो चीज़ बुरी भी है कि हो सकता है आपने 2 करोड़ रुपए कहीं शेयर में इन्वेस्ट किए हो, बट क्योंकि मार्केट सिनारियो आजकल ऐसा चल रहा है कि मार्केट डाउन है, तो हो सकता है वो चीज़ आज के टाइम पे 1.60 करोड़ का आपको वो शेयर दिख रहा हो, टोटल वैल्यू जो है उस शेयर की, या फिर वो 1.80 करोड़ दिख रहा हो, तो वो चीज़ आपको रियल एस्टेट में नहीं दिखेगी। बट क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं है, उसका रीज़न यही है कि कोई शेयर प्राइस ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो इस कारण से लिक्विडिटी भी नहीं है, राइट। और यहाँ पे वोलेटिलिटी है, तो उसी कारण से, क्योंकि वो ट्रेड हो रहे हैं, इसी कारण से लिक्विडिटी भी है अगर हम बात करें तो जो चीज़ वो उसका अगर मेन अच्छा पॉइंट है रियल एस्टेट का, तो वो चीज़ अच्छा पॉइंट नेगेटिव पॉइंट बन जाता है वो लिक्विडिटी ना होने की वजह से।
तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। जो एक रियल एस्टेट का अच्छा पॉइंट ये है कि आपने एक रियल एस्टेट ले ली तो आपको ये डर नहीं रहता कि उस रियल एस्टेट का इवेंचुअली, ऐसे तो नहीं है प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, अगर उसका टाइटल वगैरह सब सही है, अच्छी जगह पे, अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है वो, तो उसमें फिर वो टेंशन खत्म हो जाती है कि पता है कि भैया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एप्रिशिएट ही करेगी, वो एप्रिसिएशन होगा ही होगा, चाहे वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एप्रिशिएट हो, ज़्यादा हो कम हो, वो है, बट एप्रिशिएट होगा। ऐसा नहीं है कि वो डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगी। बट यही चीज़ अगर मैं बात करूं स्टॉक की, तो स्टॉक में एप्रिसिएशन होना कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अगर कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया है जो एकदम बुल मार्केट में एकदम पीक पे, और जो आपको नहीं खरीदना चाहिए था क्योंकि उसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो तो गिर जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की और आप किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। जबकि रियल एस्टेट के साथ ये है कि भैया अगर आपकी नॉर्मल समझ भी है और आपने एक सही जगह पे हर चीज़ टाइटल चेक करके, अच्छी लोकेलिटी चेक करके, एक और सब कुछ चेक करके अगर वो एक अच्छी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो आपने थोड़ी सी महंगी भी खरीद लिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एप्रिशिएट कर जाएगी। बट स्टॉक्स के साथ वैसा नहीं होता। अगर आप किसी गलत स्टॉक में अगर आप घुस गए हो तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत सारा लॉस इंकर करना पड़ जाए। तो ये एक पॉइंट है कि स्टॉक में वही बंदा इन्वेस्ट करे जिसको अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अगर वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कर रहा है और उसको समझ नहीं है बिजनेस मॉडल्स की, उसको समझ नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसको समझ नहीं है आपकी वैल्यूएशंस की, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो दूर रहिए स्टॉक से। स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे मैनेज करेगा। बट यू डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली अगर आपको स्टॉक्स के बारे में समझ नहीं है तो। वर्सेस अगर आपने रियल एस्टेट खरीदा है, एक अच्छी जगह में खरीदा है, चाहे थोड़े से पैसे ज़्यादा भी दे दिए हैं, तो वो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक नॉर्मल रिटर्न तो दे ही जाएगा। जब मैं नॉर्मल रिटर्न की बात करता हूँ तो मैं इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कहता हूँ। भैया जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उतनी आपकी प्रॉपर्टी तो एप्रिशिएट करी जाएगी। तो स्टॉक्स उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होते हैं जिनको समझ है, और वो इसीलिए आपको स्टॉक्स के बारे में समझना ज़रूरी है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अगर मैं 2003 से बात करूं 2013 तक, तो रियल एस्टेट में एक बूम सा था, मतलब बहुत रियल एस्टेट एप्रिशिएट किया है, बहुत ज़्यादा किया है। और उसके बाद अगर मैं इस पीरियड से कोविड का 2020 तक की बात करूं तो प्रॉपर्टीज़ ने एप्रिशिएट ही नहीं करा। अब ये देखिए कि अब आप पूछेंगे कि मेरा टेक क्या है। देखो, मैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं रियल एस्टेट में नहीं करता। और दूसरी बात, अगर आप अपनी कंजम्पशन के लिए रियल एस्टेट ले रहे हैं तब तो आपको लेनी भी चाहिए। क्यों? एक मेंटल पीस ऑफ माइंड होता है, आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा, आप अपने कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, तो तब तो आपको एक रियल एस्टेट लेनी भी चाहिए। बट मैं रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं करता। उसका रीज़न यही है कि मेरा मानना ये है कि जो मुझे स्टॉक से रिटर्न आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या स्टॉक मार्केट से रिटर्न आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो रियल एस्टेट नहीं दे सकता। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जो इंडिया में जो रियल एस्टेट है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड है, वो पहले से इन्फ्लेटेड है। उसका रीज़न है कि जो पहले जो ब्लैक मनी था वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था रियल एस्टेट में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है सिस्टम में। डीमोनेटाइजेशन के बाद से, जीएसटी के बाद से, ये जो गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स थे उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ब्लैक मनी कम होना स्टार्ट हो गया है रियल एस्टेट पे। बट पहले, उससे पहले ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन था इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अब लोग क्या करते थे कि अब ब्लैक मनी को कहीं
सेट असाइड करना है तो क्या करते थे, रियल एस्टेट खरीद लेते थे, क्योंकि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी एक बार आपने खरीद लिया तो करोड़ की चीज़ आपने दिखाई कि भैया हमने 50 लाख में खरीदी है और 50 लाख ब्लैक दे दिया तो 50 लाख वो आपका वो हो गया, एडजस्ट हो गया। तो बट ये चीज़ अब धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी इंडिया में, क्योंकि एक तो लॉज की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, प्लस गवर्नमेंट के पास भी ऐसे सिस्टम्स हैं कि वो मॉनिटर कर सकती हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। तो मुझे लगता है कि धीरे 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 जो ब्लैक मनी है जो सिस्टम में वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट की जो वो थी आई वुड से कि लुक्रेटिव था, वो चीज़ कम होगी। जबकि स्टॉक्स में आप पैसा सिर्फ वाइट मनी से लगा सकते हैं, आप ब्लैक मनी लगा ही नहीं सकते। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि अब वो लोग जिन्होंने उस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी होंगी जब ब्लैक मनी ज़्यादा प्रेवलेंट था, तो अब वो बेचना स्टार्ट करेंगे जब वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी मार्केट में बिकने के लिए, तो देयर विल बी फ्यू बायर्स, तो वो प्राइस काफ़ी टूटेंगे। तो यही है, वो साइकिल चलती रहेगी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म, अगर मैं 20 ईयर्स 30 ईयर्स की बात करूँ, तो अप्रिशिएट करेगी, एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो देगी। सो एज आई से कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पॉइंट तो सिर्फ यही है कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं रियल एस्टेट में तभी इन्वेस्ट करूँगा कि अगर मैं अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ ले रहा हूँ, ना कि रेंटल यील्ड्स के लिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। और बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है रियल एस्टेट के बारे में, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। इसी तरह के फाइनेंशियल एक्यूमेन को इंक्रीज़ करने के लिए मैं ये ऐसे टॉपिक्स लाता रहूँगा और आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स गाइज, बाय।